हाँ जी प्यारे साथियों, कैसी चल रही है आपकी पूरी तैयारी। और द किरण एकेडमी एप्लीकेशन पे पढ़ के आपको मजा आ रहा होगा और यकीन तो हमें पूरा है कि आप जो पढ़ रहे होंगे आपको खुद लग रहा होगा कि कितना सर हमें पढ़ा दे रहे हैं, इतना पढ़ा दे रहे हैं, इतना पढ़ा दे रहे हैं कि आसानी से इंग्लिश में 95% से अधिक अंक लाया जा सकता है। तो जी साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है प्रोज सेक्शन में चैप्टर 10 को पढ़ेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे ना प्यारे बच्चों, इस तरीके से पढ़ेंगे कि जीवन में कभी हम भूल नहीं पाएंगे। देखो कुछ कुछ लेंदी चैप्टर्स है, जैसे आपने इसके पहले पढ़ा चैप्टर नंबर 9 पढ़ा, हाउ फ्री इज द प्रेस, है ना। इसी तरीके से ये चैप्टर 10 है, ये चैप्टर 10 है प्यारे बच्चों। ये जो है आप पढ़ने जा रहे हैं इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, ठीक है ना। अरे यार काहे परेशान किया है मच्छर। इसमें आप क्या पढ़ेंगे बाबू, तो इसमें पढ़ेंगे इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स है। ये भी थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है ना। और ये ऐसे चैप्टर्स हैं सर जिसको आप अगर कोशिश करेंगे ना कि आप जाएंगे यूट्यूब वगैरह इधर उधर कि हाँ हमको समझ में आ जाए बढ़िया से, तो भैया शायद ही आपको समझ में ही आने वाला है। फिर भी हमने इसका सटीक इलाज किया है। कैसे? तो आपके लिए हम पूरा का पूरा लिख के आए हैं ताकि आपको एक एक बात, एक एक पैराग्राफ की समझ में आ जाए। अब देखो, सबसे पहले प्यारे बच्चों ये चैप्टर नंबर कितना हो गया? हाजी बबुआ बतावा लोग। चैप्टर नंबर हो गया गुरुजी 10, इंडिया थ्रू और ट्रेवलर्स है। देख बेटा, ट्रैवलर का मतलब क्या होता है? यात्री। आइज मतलब नजर, निगाह, आंखें। और इंडिया मतलब भारत। थ्रू मतलब होता है के माध्यम से, के द्वारा या से, यानी कि भारत आप देखने जा रहे हैं किसी यात्री के निगाहों से। जैसे बहुत सारे लोग इंडिया घूमने आते हैं, हम लोग भी इंडिया से बाहर घूमने जाते हैं, है ना। हम तो बराबर जाते हैं, बगल में ही हमारे नेपाल है, यहाँ से मात्र 5 मिनट भी अधिक लगता है नेपाल में एंट्री मारने से। तो भैया हम लोग वहां घूमते हैं तो वहां के बारे में बताते हैं लोगों से। तो यहाँ पर भी कोई भारत में घूमने आई थी महिला, है ना, जिसने जो है भारत के बारे में बताया, बहुत कुछ बताया। अब आप समझते हैं ये क्या है? ऐसे भी कह सकते हो, ट्रेवलॉग कह सकते हो। अब ट्रेवलॉग क्या है बेटा? ये ट्रेवलॉग वर्ड क्या है, बड़े ध्यान से समझना। आज जन चलेला नु का चलेला हो, आज जेने देखा तेने एगो सिस्टम चलेला कि हेलो गाइस स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। लो कोनो कोई है सब्जी क्लास में ब्लॉग करने से रुआ शुरू कर देनी। तो बाबू समझ, ये जो ट्रेवल शब्द बा, ए बाबू ये जो ट्रेवल शब्द बा, यही शब्द में जब ब्लॉग जोड़ देवल जाला, ये कथी बन जाला हो? ट्रेवलॉग। कथी बन जाला राजा? ट्रेवलॉग। तो उस समय तो फोन रहे ना, कैमरा रहे ना, तो उस समय लोग कैसे बोलेगा हेलो गाइस स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। तो उस समय इसको लोग नोट करता था, कोई डायरी में, कोई अपने नोट्स में, तो कोई इस पे अपनी जो भी यादें थी घूमने की उसको लोग अपने आप क्या कर देता था, बुक्स के रूप में भी पब्लिश करा देता था। तो यही आप ट्रेवलॉग पढ़ने जा रहे हैं, तो इसे आप ऐसे कहो, एक ट्रेवलॉग कहो। एक्सट्रैक्ट तो बहुत कुछ होता है जो कहीं से लिया गया हो, या एक तरीके का मेमोरी है, एक याद है, जो किनका? पॉल सेसबक का। तो प्यारे साथियों, हमेशा की तरह आइए जानते हैं सबसे पहले लेखक नहीं लेखिका के बारे में, जिनका नाम है पॉल सेसबक। इनके अगर जन्म की बात करें तो 1892 में हुआ और निधन इनका 1973 में हुआ। और ई वाला पॉइंट तो बहुत वीवीआई है, ए बाबू बहुत वीवीआई है कि वो जन्म से अमेरिकी थी, लेकिन रियर्ड, उनका पालन पोषण हुआ इन चाइना। किनके द्वारा? इनके जो पेरेंट्स था ने, वो पेरेंट्स मिशनरी पेरेंट्स है। मिशनरी मतलब होता है राजा धर्म प्रचारक। याद रखियो, धर्म प्रचारक, धर्म प्रचारक। तो इनके जो माता पिता थे ना, वो धर्म का प्रचार किया करते थे। अब धर्म का प्रचार नहीं होता है, कई लोग क्रिश्चियन लोग जाके अपना प्रचार करते हैं, तो कई इस्लाम धर्म के लोग जाते हैं, सिख, हर एक समुदाय के लोग, बुद्धिस्ट लोग जाते हैं और हर जगह जा जा करके अपने धर्म की विशेषता बताते हैं, दूसरे लोगों को कहते हैं कि आप हमारे धर्म को अपना लीजिए, है ना। तो ये धर्म प्रचारक थे। तो ये अमेरिका के थे, फिर चाइना में गए, जहां जहां जाते थे इनकी बिटिया रानी साथ में जाती थी। बबुआ सी टॉट, उन्होंने पढ़ाया भी था कहाँ? चाइनीज यूनिवर्सिटी में। चाइनीज यूनिवर्सिटी में, ये भी याद रखियो। इनको जाना जाता है इनके वृत्तांत यानी कि ट्रेवलॉग और मेमोरीज, इनकी यादों के लिए। इनको नोबेल प्राइज मिला था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 1938 में दिया गया था। किसके लिए राजा? लिटरेचर के लिए। और तो और इनकी कुछ रचनाएं जैसे गॉड्स,
अर्थ 1931 में आया, डेट नहीं, आप बस नाम याद रखो। और ये एक नोबेल था। उसके बाद कम माई बिलोवेड एकदम भी बा परीक्षा में अइबे करी। और एक और बैकग्राउंड जोन बा, यानी कि इसका जो थीम रखा गया है, जो बैकग्राउंड है, वो पूरा का पूरा क्या है बेटा? भारत है। क्या है? भारत है। बोलो याद हो गया। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई पॉल सेसबर्ग एक ऐसे कह लो, ये याद रखो। अमेरिकन बाय बर्थ ही एंड रियर्ड इन चाइना थी, मिशनरी पेरेंट्स थे, चाइनीज यूनिवर्सिटी में उन्होंने टॉट करा और ट्रेवलॉग और मेमोरीज के लिए जाना जाता है। नोबेल प्राइज 1938 में मिला। और जी साथ अगर हम बात करें, ये जो इंडिया थ्रू ट्रेवलर आई है ना, ये लिया गया है माई सेवरल वर्ल्ड से। इनकी एक पुस्तक है माई सेवरल वर्ल्ड्स, मेरी अनेकों दुनिया, उसी में से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा हट जाते हैं ताकि आप लोग फटाक दे क्या करेंगे, पॉज करेंगे वीडियो को और पूरा का पूरा लिख लेंगे प्यारे बच्चों, है ना। चलो इतना देर में तो रुक ही सकते हो। अब समझो पूरे चैप्टर को ध्यान से, लेकिन पहले कहानी समझ लो, आखिर फिर आपको समझ में आएगी। सारा चीजें स्पष्ट रूप से दिख रही होंगी, बिल्कुल से। देखिए, पॉल सेसबर्ग जब चाइना में रह रही थी ना, तो इनके जो बेटा फैमिली डॉक्टर थे और उनकी जो वाइफ थी वो इंडिया की थी। तो बचपन से ही जब भी उनसे इनकी मुलाकात होती थी तो वो लोग भारत की बड़ी प्रशंसा करते थे, बड़ी अप्रिसिएशन करते थे कि इंडिया ये है, इंडिया वो है, भारत के लोग ऐसे हैं, भारत के लोग ऐसे हैं। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ी जीवन में, जैसे जैसे मतलब उम्र बढ़ते गया, इनके सपने बढ़े ना, तो सपनों में भारत का भी सपना बुनता चला गया। और अपने पिता से इन्होंने बहुत कुछ सीखा। इसके बारे में, बुद्धिज्म के बारे में, लाइफ हिस्ट्री ऑफ लॉर्ड बुद्धा के बारे में अलग अलग इन्होंने किताबें पढ़ी। और फिर इनकी इच्छा है कि अब हम भारत जाएं। इनकी एक सखी थी, मित्र थी, जिनकी शादी भी एक कश्मीर के पुरुष से होता है। फिर कश्मीरियों के बारे में जानना, भारत के रंग रूप के बारे में जानना, बड़ी इच्छा मचल गई कि अब तो भारत जाएंगे। तो भारत आती हैं, क्या क्या उनके साथ होता है, वो भारत में क्या क्या देखती है और जाते समय वो क्या कह के भारत को जाती है, हमें समझना पड़ेगा। बड़े ध्यान से चैप्टर को समझना होगा। सो इंडिया हैड भारत जो है हमेशा से इनका पार्ट ऑफ लाइफ रखा। तो इंडिया, यहाँ पे इंडिया कर लो, हैड बीन द पार्ट ऑफ हर लाइफ। भारत उनके जीवन का एक हिस्सा रहा। हर फैमिली डॉक्टर्स बिलोंग टू इंडिया हु यूजुअली टोल्ड हर स्टोरीज अबाउट देयर नेशन। उनका जो पारिवारिक जो डॉक्टर थे ना, वो कहाँ से थे बेटा? तो इंडिया से थे, जो बराबर उनके बारे में, भारत के बारे में, अपने देश के बारे में वो बताते रहते थे। सी न्यू, वो और जानी, मोर अबाउट इंडिया, भारत के बारे में और ज्यादा, कि बहुत अध्ययन करने के बाद, और अपने पिता से। इनके पिता ने, हर फादर टोल्ड हर अबाउट लॉर्ड बुद्धा। इनके पिताजी ने इनको बताया किसके बारे में? लॉर्ड बुद्धा के बारे में। आगे वो बेटा जी बात करती है रंग के बारे में, कलर के बारे में। कहती है कि कलर रिमाइंड्स मी, कलर मुझे याद दिलाता है। क्या याद दिलाता है? को तो वेरियस ऑफ यू, अलग अलग रंगों का। प्यारे बच्चों, जैसे जीवन में अलग अलग रंग है, ये भी रंग देखती है ना, तो भी उनमें भी इनको भारत नजर आता है। कैसे? वो पूरा बताती है कि एक समय रहा होगा, है ना, एक समय रहा होगा जब यूरोपियन लोग जो है भारत में जो इन्वेडर किए थे, आक्रमण किए थे, तो कश्मीर के रास्ते से आए थे प्यारे साथी। और बहुत बड़ी कहानी है ये, ग्रीक की कहानी। यूनान जब सिकंदर आया था, गया, तो बहुत सारे लोग यहाँ रह गए। तो माना जाता है कि उनसे ही कारण उनकी ही नस्लें आगे बढ़ी हो, तो इसलिए कश्मीर के लोग इतने गोरे होते हैं, बिल्कुल क्लासिक ग्रीक की तरह होते हैं, है ना। ग्रीक के लोग बड़े सुंदर होते हैं। और ये बात हो रही है बिल्कुल विश्व विजेता अलेक्जेंडर द ग्रेट का, जब वो आया था। और प्यारे बच्चों, इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी कहानी भी है, और ऐसा बहुत सारे वीडियोज में दिखाया भी गया है कि आज भी वही जम्मू कश्मीर के घाटियों में एक ऐसा गांव है जहां माना जाता है अलेक्जेंडर के जो आर्मीज थी, है ना, तो उसके वहां पे लोग रुक गए जब वो भारत से जा रहे थे, सिकंदर के आर्मी, और कुछ रुक गए, तो उनकी नस्लें जो है ना अभी भी वहां है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्री के लोग वहां जाते थे, खास करके महिलाएं प्रेग्नेंट होने के लिए, ताकि उनका बच्चा भी जो है ना ग्रीक की तरह हो सके, यानी कि वैसा ही हो सके जैसे सिकंदर की सेना में लोग रहते थे। तो बहुत बड़ी कहानी है, आप यूट्यूब पे देखोगे तो इस पे मिल जाएगा, है ना।
तो वो बताती है कि जो इंडिया के लोग हैं कॉस्केशियन रेस के हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉस्केशियन रेस के लोग हैं। और कश्मीरी लोग कैसे होते हैं? गोरे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्वेंशन हुआ था, आक्रमण हुआ था यूरोप का। और ये बात हो रही है ग्रीक की। ग्रीक का मतलब आप समझ रहे हो राजा, ग्रीस कंट्री की बात हो रही है। ग्रीस कंट्री हम लोग बोलते हैं यूनान को, और ये वही हिस्ट्री से रिलेट करती हैं। हर इंडियन फ्रेंड्स, उनका जो इंडियन एक दोस्त है, गॉट मैरिड टू अ कश्मीरी, एक कश्मीरी से शादी होती है, तो वो पूरा देखती है कि उसके बाल जो है डार्क है, आंखें जो है क्लियर ग्रीन है, वही एकदम क्लासिक ग्रीक की तरह दिखता है। फिर वो बताती है कि भारत का जो दक्षिण क्षेत्र है, यहाँ वैसन के करियक्का लोग पाया जाता है जैसा कि अफ्रीकन में होता है। ओवरऑल यही बताना चाहती है कि भारत में जो है डिफरेंट कलर्स के लोग पाए जाते हैं। ये तमाम चीजें इन्होंने यहाँ बताया। चलो आगे बढ़े, इतना समझ आया? अब चल बेटा जी आगे समझ। इंडिया हैज एन अमेजिंग वे, बताती हैं, पता है कि भारतीयों के पास ना एक गजब का तरीका है क्या करने का, अपीयर करने का, अनएक्सपेक्टेडली, बिना उम्मीद के ही ये शामिल हो जाते हैं दूसरों के जीवन में। सर, दूसरों के जीवन में भारतीय लोग ड्रामेटिक लाइफ जीना चाहते हैं, ड्रामेटिक नाटकीय रूप से जीवन जीते हैं, और भारतीयों को समय नहीं लगता है किसी दूसरे के जीवन में प्रवेश करने में। जैसे अपने भारत का कोई है ना, फिल्मों में जैसे दिखते हो कि इंग्लैंड में तो एक कॉलोनी बसा लिया, और अगर वो बिहार के जो रही नु, अगर यहाँ से अगर वो गलती से चल गई अमेरिका, तो साफ सोची कि अपना बिहार के 10 गो लोग के बुला ली, हम यहाँ भौकाल मचाई, तो वो जल्दी से किसी के जीवन में क्या करते हैं, घुस जाते हैं। एग्जाम्पल देती है, जैसे अफ्रीका में भारतीयों ने एक अपना थर्ड ग्रुप बना लिया है, कि इनके बीच में जो वहां काले और गोरे लोग हैं, दो तो ग्रुप था, उसमें इंडियंस लोगों ने एक अपना अलग पहचान बना लिया, अपना एक अलग ग्रुप बना लिया। एग्जाम्पल देती है कि कैसे भारतीय लोग किसी के जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, मतलब गजब के लोग हैं इंडियंस, ये बताती हैं। अब समझो, सी टॉक्स अबाउट लीडर्स, वो बात करती हैं लीडर्स, जैसे गांधी जी के बारे में, नेहरू के बारे में। गांधी जी के बारे में तो बहुत बातें वो करती हैं, उनके ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस की बात होती है, उनका जो कनेक्शन होता है यूथ के साथ और जो ओल्ड लोग हैं उनके साथ, यंग इंटेलेक्चुअल्स के साथ और पेशेंट के साथ, और किस तरीके से वो कम ही समय में ये हमारे देश के जो लीडर्स हैं वो दुनिया में अपना इमेज बना लेते हैं। तो ये भी वो बात करती है कि कैसे भारत के लोगों ने अलग अलग लीडर्स को प्रोड्यूस किया है जो पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए बहुत आजादी के कम ही समयों के बाद में, है ना। और भी बहुत सारे बताती हैं लीडर्स की, वो चर्चा करती है, ठीक है ना। आगे है, हु इन्फ्लुएंस, जिन्होंने दुनिया को प्रभावित किया बहुत कम समय में। सी सेड, वो कहती हैं कि हाउ इंडियंस लर्न, भारत ने कैसे सीखा, क्या करने का बेटा, तो गवर्न करने का, शासन करने का। भारत गजबे है सर, इंग्लिश जबरदस्त बोलते हैं, महिलाएं भी सर एजुकेटेड हो रही है ना, और इन्होंने सीख लिया सर, अच्छी चीजें सीखी कि हमें शासन कैसे करना है। और उदाहरण देती है कि जैसे नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं। जो और एग्जाम्पल देती है, देखो, फर्स्ट वुमेन, पहली महिला जो प्रेसिडेंट बनी जनरल असेंबली का, कहा, यूएसए का, वो भी इंडिया से थी। इतना ही नहीं सर, जो चार्ज दिया गया चार्ज प्रिजनर का, प्रिजनर माने कैदियों का जो एक्सचेंज किया गया कोरिया में, वो भी सर इंडियन जनरल था, यानी कि कोरिया का जो जनरल था, जेलर था, इंडिया के था। फर्स्ट वुमेन जो प्रेसिडेंट बनी जनरल असेंबली ऑफ द यूएसए की, वो भी इंडिया की थी। तो सोचो भारत इतने कम समय में कितना तरक्की किया, कितना कुछ सीख गया, कि अपने देश में तो शासन कर ही रहा है, दुनिया के अलग अलग देशों में भी अपनी छाप छोड़ रहा है। बोलो बात समझ में आया? अरे आया तो रोक करके पूरा लिख लेना तुम लोग भैया नोट्स के रूप में। सी टॉक अबाउट, और वो उन्होंने बातें की किसके बारे में, ताजमहल के बारे में, फतेहपुर सीकरी के बारे में, और जो न्यू दिल्ली में जो साम्राज्य की जो महिमा थी ब्रिटिश का, उसको उन्होंने देखा। लेकिन वो कहती है कि आई डिड नॉट कम टू सी दिस ऑल थिंग्स इन इंडिया, मैं ये सारी चीजें भारत में देखने नहीं आई थी सर, हमको चांदनी रात में, मून लाइट नाइट में दिखाया गया ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, भैया ये तो देखने नहीं आते ना। क्योंकि डॉक्टर्स जो थे हमारे फैमिली डॉक्टर या मेरे पिताजी ने जो बातें बताई थी, वो तो किसी और भारत के बारे में बताया था। तो हमको ये ग्लोरी मत दिखाओ भैया। और पता है ब्रिटेन का लोग तो पता ही आपको, चाइना में भी बहुत दिन तक रहा, अमेरिका में शासन किया, तो उनको ये बताया गया था कि द ब्रिटिश जो लोग हैं, फाइनेस्ट पीपल ऑन द अर्थ, वो धरती के सबसे बेहतर इंसान हैं।
और इसलिए वो जब भारत आए ना तो उनको यही सारा चीज दिखाया गया कि आप मानो कि अंग्रेज लोग अच्छे हैं, क्योंकि ये तो लेखिका थी ना, एक ऑथर थी ना, तो कहीं अंग्रेजों की बुराई ना लिख दे इस डर से। सीमेट वो मिलती है पता है किनसे? यंग इंटेलेक्चुअल से शहरों में, और किसानों से मिलती है कहाँ बेटा जी? गांव में। और जब वो इंटेलेक्चुअल से मिलती है ना, जो शहरों में छोटे छोटे कमरों में रहते थे, जिनकी इंग्लिश एकदम प्योरेस्ट थी, उनसे उन्होंने आजादी के बारे में जानने की कोशिश की थी, क्योंकि जब ये इंडिया आई थी तो भारत गुलाम था उस समय। तो लोगों ने, यंग इंटेलेक्चुअल्स बताते थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो इंग्लैंड ने वादा किया था कि अगर हम उसकी मदद करेंगे तो वो हमें आजाद कर देगा, लेकिन उसने धोखा किया। ये बताते हैं किसके बारे में बेटा? इनविटेबिलिटी ऑफ सेकेंड वर्ल्ड। ये बताते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध पक्का होगा सर, और हमारा क्या प्लान है आजादी के लिए, ये पूरा बताते हैं। ये बताते हैं कि उस समय हम डिसाइड करेंगे कि हमें किसका पक्ष लेना है, हमें अपने मातृभूमि का पक्ष लेना है या फिर ब्रिटिशों का पक्ष लेना है, और ये वही वक्त होगा जिस समय हम आजाद हो जाएंगे। ये दंग रह गई यहाँ के लोगों की प्योरेस्ट इंग्लिश और इनके विजन को सुन करके कि बाप रे बाप, सच में सर ये है भारत और ये है भारत के लोग। तो ये सारी बातें हुई। इसके बाद बेटा जी वो आगे जाती हैं और आगे चर्चा करती हैं, जैसे कि आजादी की बात होती है तो चर्चिल एक बहुत बड़े ज्ञानी बाबा, आप समझ लो लीडर जो भी मान लो, इन्होंने एक भविष्यवाणी किया था कि जब भारत आजाद होगा ना तो वहां ब्लड बाथ होगा, खून से लोग नहाएंगे, जो अंशतः फुलफिल भी हुआ। हम लोगों ने देखा जब इंडिया आजाद हुआ, इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ, तो कैसे सीन चला था। गदर फिल्म में आपने देखा था कि उधर से ट्रेनें आ रही थी तो लाशें भर भर के सर उधर से आ रही थी, वो खून की नदियां बह गई थी, जो चर्चिल ने भी कहा। लेकिन गांधी ना होते तो भैया वो और ज्यादा होता। ऐसा बात है। शी टेल्स अबाउट गांधी स्ट्रेंथ, गांधी के स्ट्रेंथ, ताकत की बात करती हैं। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के आधार पर उन्होंने सब कुछ किया। वो बताती है कि कैसे जो नौजवान लोग थे, जो किसान लोग थे, हर उम्र के लोग गांधी जी के समर्थन में थे। और वो बताती हैं आगे कि भारत ने दुनिया को एक पाठ सिखाया सर, जो पाठ दुनिया को सीखना चाहिए था, ह्यूमैनिटी, मानवता का पाठ। भारत ने क्या सिखाया सर? क्या सिखाया दुनिया को? कि सर युद्ध और मारना इससे प्राप्त नहीं हो सकता है सर, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा सिवाय हानि के। और अगर आपको एक नोबेल एंड चाहिए, एक बेहतर अंत चाहिए, ऐसा मानते हैं, तो ये तभी पॉसिबल है जब सर आर अ पीस विथ इट एंड ऑल्सो नोबेल। मतलब आपको आनंद, मतलब आंदोलन भी करना है, कुछ भी करना है, तो वो भी तो नोबेल होना चाहिए। अगर बेहतर अंत चाहते हैं तो बेहतर आपको प्रयास भी करना होगा। ये थॉट है। कुल मिलाकर के यहाँ बात होती है कि ट्रूथ और नॉन वायलेंस के आधार पे दुनिया जीती जा सकती है और मानवता सबसे बड़ा धर्म है। फिर वो कंपेयर करती है, पता है जब तक वो चाइना में थी ना, जब तक वो बेटा जी कहाँ थी? चाइना में थी। तो उन्होंने देखा कि चाइना के किसान तो बड़ा गरीब हैं, चूंकि इंडिया घूमी नहीं ना थी। लेकिन बट सी कंपेयर द पॉवर्टी ऑफ इंडिया टू चाइना एंड रसिया। जब वो इंडिया आती है और भारतीय किसानों की स्थिति दिखती है तो दंग रह जाती है और कहती है कि रसिया का तो बात नहीं करेंगे, वहां का तौर तरीका अलग है, वो लोग तो बड़े बेकार लोग हैं। लेकिन सर चाइना से भी स्थिति खराब है भारत के फार्मर्स की। दंग रह जाती हैं सर। एंड व्हेन सी विजिटेड द विलेजेस, जब वो गांव में जाती है, वो पाती है कि वहां के जो बच्चे हैं ना सर, थीन पतले हैं, बड़े बड़े पेट हैं, सबकी बड़ी बड़ी और सर डार्क आंखें हैं, ऐसी आंखें मतलब कुपोषण के सब शिकार थे। जब ये सब देखती है और ये बताती है कि उस समय भारतीयों का जो जीवन था ना सर, लाइफ स्पेन मात्र 27 साल लोग जीते थे। या तो सर क्रांति में मर जाते थे, नहीं तो भूख से मर जाते थे। और जब इन्होंने सब कुछ देखा ना तो बोले हैं, हमको इंग्लैंड के बारे में बताया गया कि फाइनेस्ट पीपल है और उनके साम्राज्य में सब लोग हंसी खुशी रह रहे हैं। ये कैसा देश है जिसने 300 साल अलग अलग देशों में अपनी कॉलोनी बनाई, उपनिवेश बनाया, और भारत में ऐसी स्थिति है। वो जानी ब्रिटिश एम्पायर की ब्रुटैलिटी को, पशुता को जानी कि 300 साल तक शासन किया अंग्रेज अलग अलग जगहों पे, लेकिन ऐसी स्थिति है बच्चों की, ऐसी स्थिति है किसानों की। वो बात करती है, सी टॉक्स अबाउट द कंडीशन ऑफ डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट की बात करती है, खास करके एग्रीकल्चर की। वो बताती है कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, भारत के लोग भी हैं और इंग्लिश भी है। भारत के लोग से डिपेंड हो चुके थे पूरा अंग्रेजों पे,
है ना। उनका मानना था कि वही हमें खाने को दो, वही हमें पहनने को दे, हम क्यों करेंगे। देर आर ब्रिटिशर्स टू ऑलवेज ब्लेम, वो ब्रिटिशर्स थे जिन पे हमेशा ब्लेम किया जाता था। पता है इसमें क्या हुआ कि मद्रास से मुंबई, उन्होंने कहा जी ये फ्रूटलेस अनुपजाऊ जमीन थी मद्रास से लेकर के मुंबई के बीच में, तो भैया वो भी फरवरी का समय में, बताओ अगर कुआं खोद दिया जाता, समरवेल लगा दिया जाता, तो इसके लिए भी भारतीयों ने प्रयास नहीं, तो वो दोनों पे ब्लेम लगाती है। वो एक गांव में आती है, पता है इंडिया में एक गांव में घूमने आती है और देखती है, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है कि मिट्टी का मड हाउस घर होता है, उसकी जो छत है वो थैच यानी कि छप्पर था, जो फ्लोर था सर बड़ा स्मूथ और पॉलिश था, चूंकि वो मिक्सचर था काऊ के गोबर का और क्या बेटा जी वाटर का। वो देखती है जो घर का सबसे एक्टिव मास्टर था, वो घर का बुजुर्ग बड़ा नहीं था, जबकि उसमें जो यंग था, जो यंगर था, सबसे छोटा था, वो घर का सबसे सबसे एक्टिव आदमी था। ऐसा ही होता है घर में जो छोटे भाई होते हैं वो सबसे एक्टिव होते हैं, क्योंकि सब लोग कामुआ उकनी क्या रहावेला कि वो हई कके आओ, वो हऊ कके आओ। इसके अलावा क्या देखती हैं, उसका एक जो जो ये होस्ट बनता है, ये जो होस्ट बनता है इनका मेजबान जो बनता है, जो घुमाता है, उसकी इंग्लिश बुआ इसकी फेयर इंग्लिश होती है, ये भी जबरदस्त इंग्लिश ये बोलता है। लेकिन इसके एक बड़े भाई हैं सर जो पैरालाइज होते हैं और वो बिस्तर पे होते हैं, चारपाई पे लेटे होते हैं, आगे वाले कमरे में रहते हैं, जो माना जाता है कि ये संत बन चुके हैं, है ना, और उनको इंग्लिश नहीं आती थी, इनकी हाय हेलो हुई। खटिया को ऐसे इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि पूछो मत, हम लोग तो सीधे COAT कोट लिख देते, काम खत्म, है ना। खैर इनके बारे में बताती है एंड द रिस्पेक्ट बताती है कि कैसे वहां रिस्पेक्ट किया जाता है गेस्ट का, ये तमाम चीजें वो ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं राजा। फूड जो है, अब हाथ उथ धोआ गया, तांबे के लोटे में पानी लाया गया, टॉवल दिया गया पूछने के लिए, और बड़ी भूख लगी थी इनको, है ना, तो बनाना के पत्तियों पे, है ना, बनाना के पत्तियों पे एकदम फ्रेश ग्रीन बनाना लीव्स पे चावल जो है ना एकदम पका हुआ, सब्जी उब्जी सब रखा गया, और ये जो है ये तो चॉपस्टिक से खाती थी। चॉपस्टिक समझते हो ना, ऐसा ही होता है, दूगो चाइनीजवा सब है ना पकड़ पकड़ के खाला सन, उससे पहली बार इनको हाथ से खाने का मौका मिला। बताती है कि जो होस्ट था सर, खाने के दौरान उसको 2 बार बुलाया गया बाहर से, है ना, पड़ोसियों के द्वारा, क्या मारने के लिए, सांप मारने के लिए, तो नीडर भी ये था, है ना। वो बात करती है बेटा जी रिलीजन के बारे में, और वो पूरे घर में देखती है कि किस तरीके से जब वो खाना खाते हैं, है ना, तो फैमिली के जो अलग लोग अलग कोने में खाना खाते हैं, ये हॉस्पिटैलिटी थी, न कि छुआछूत वाली कोई बात। बताती है कि कितना डेडिकेशन है लोग का अपने धर्म के प्रति। जो घर में बच्चे हैं, घर में जो औरतें हैं, उनसे बात करती है, तो एक व्यक्ति आता है घर में दोपहर में और प्रेयर करके चला जाता है, कुछ भी नहीं पूछता है। तो वो वाइफ बताती है, महिला बताती है होस्ट की, कि ये मेरे हस्बैंड के बड़े भाई हैं जो आते हैं दोपहर का प्रेयर करने और फिर चले जाते हैं। बड़ी बड़ी इनको दिल पे लगता है कि वाह क्या भारत है यार, अपने रिलीजन के प्रति इतना समर्पण और हमारे गेस्ट के प्रति इतना समर्पण, ये है भारत। एक तरफ उनके दिल को छुआ सर, अंग्रेजों का शासनकाल, ये मेजबानी, ये लोगों का बिहेवियर, ये एक साथ मिलकर के परिवार में रहना, है ना, अभाव में भी प्रभाव में रहना, हमारे लीडर्स का जो इन्फ्लुएंस था पूरे वर्ल्ड वाइड, बड़ी प्रभावित हुई थी ये, है ना। उन्होंने अपने बुक में जब भारत उन्होंने जब छोड़ा, मतलब ईयर्स आफ्टर, सालों बाद जब उन्होंने भारत छोड़ा, तो उन्होंने किताब लिखा कम माय बिलोवेड, जिसका पूरा बैकग्राउंड भारत रखा, और कहते कि इस किताब में मैंने 3 क्रिश्चियन मिशनरी को चुना अपने विचारों को प्रमाणित करने के लिए, और बताती है कि चलो कम से कम क्रिश्चियन लोग ये मानते हैं ना कि हम सब भगवान के बच्चे हैं, ईश्वर एक है। लेकिन सर वो फेल हो गए, मतलब अपनी विचारधारा, अपनी आइडियोलॉजी को रखने के लिए, कि चूंकि इनका मानना था हर चीज के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, और कहीं ना कहीं वो इनके देश के जो धर्म प्रचारक थे वो फेल हो गए। लेकिन भारत के लोग सर समझदार हैं, वो हर एक कीमत चुकाए जो चुकाना चाहिए था अपने रिलीजन के प्रति, है ना। और वो कहती हैं कि अमेरिकन कुछ को छोड़ करके सर उनकी किताब के अर्थ को नहीं समझ पाए, लेकिन जो भारतीय हैं सर वो पूरा किताब के अर्थ को समझ गए।
और यही कह करके वो भारत से चली जाती है। सच में यार, उस समय भारत इकोनॉमिकली भले कमजोर था, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के मामले में, फेथ इन रिलीजन के मामले में वर्ल्ड का बाप था अपना भारत। तो प्यारे साथियों, बड़ी कम समय में मैंने पूरा का पूरा चैप्टर आपको बेटा जी समझा दिया, ऐसे समझा दिया कि एक क्वेश्चन भी तोहर अब छूटे वाला नहीं है, एक क्वेश्चन भी तुम्हारा नहीं छूटेगा, चाहे वो कोई सा भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो या कुछ हो, सबको मिला दोगे तो अपना समरी भी क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो कैसी लगी आज की क्लास? मजा आ गया होगा। लाइन बाई लाइन पढ़ते ना बेटा तो बहुत समय लग जाता, लेकिन निकलता तो यही। तो ई कथी है पता है? दूध में से पूरा क्रीम निकाल लेवल गइल बा, तारा कैसे परोसल बा। तो पढ़ा, नोट बनावा अच्छा से। एक बाद अगला जो क्लास आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में बताइए जरा? तो पढ़ेंगे उसमें एमसीक्यू और किताब के जो ट्रू एंड फॉल्स है उन सभी को। और फिर उसके बाद में लास्ट चैप्टर होगी बड़ी झकास, वो क्या है? एक वन एक्ट प्ले, एक नाटक है मैरिज प्रपोजल, फिर प्रोज खत्म हो जाएगा, पोइट्री हमने खत्म कर दिया, और बाकी जो चीजें रेस्ट बच गई हैं उनको जल्दी खत्म करके फिर प्रैक्टिस की तरफ हम लोग मुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहो और दोस्तों को भी जोड़ो द किरण एकेडमी एप्लीकेशन से। बाय बाय।